हेलो, आदाब। चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना फारिस। जिंदगी आगे की तरफ बढ़ रही है, तमाम चीजें पटरी पर लौट रही हैं, लेकिन हमें उस दौर को भी याद रखना है जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को, अपनों को खोया और अपनों को खोने के बीच इंसानियत की जिंदा मिसालें देखी गई। बहुत सारे सामाजिक कारकुनान जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर सड़क पर निकले और लोगों की मदद के लिए उन्होंने आवाज उठाई। ना सिर्फ आवाज उठाई बल्कि हाथ भी बढ़ाए। तो ऐसे ही कई शख्सियात से हम आपको मिलाते रहे हैं जिनसे आप ये सीख पाते हैं कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मदद का हाथ जरूर बढ़ाना चाहिए। चाहे आपके पास 100 रुपए हैं तो 2 रुपए आप किसी की मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे हों तभी आप मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। कई बार जिंदगी में छोटे छोटे वाकयात ऐसे होते हैं जहां पर आप किसी को सपोर्ट करके ना वो माशी तौर पर ही सपोर्ट नहीं होता, मदद नहीं होता, आप किसी भी तरीके की उन्हें मदद दे सकते हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि जिंदगी आपको हर दिन ये मौके फराहम करती है कि आप दूसरों की ढाल बन सके। जरिया वो कोई भी हो सकता है। मसलन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और कोई आपको ज़ईफ, बुजुर्ग या फिर स्पेशल बंदा कोई दिखा तो आप उसकी हेल्प करके रोड ही पार करा सकते हैं, तो एक मदद का जरिया इसे भी समझा जा सकता है। इसलिए अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम रास्ते से जा रहे होते हैं और कुछ चीजें हमें दिख रही होती हैं तो हमें लगता है कि नहीं, दूसरे नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं करेंगे। नहीं, अपने आप में मदद का जज्बा जगाना चाहिए और ये जज्बा जब आप इस तरह का जगाएंगे तो जाहिर सी बात है खूब से खूब आप करते हुए चले जाएंगे। और इन तमाम चीजों की एक किताब है इंसानियत। अगर आपके दिल में इंसानियत है, इंसानियत जिंदा है, तो आप ये तमाम चीजें करेंगे और ना सिर्फ करेंगे, दूसरों को तरगीब देंगे। तो न्यूज़ 18 उर्दू तमाम लोगों से अपील करता है, क्योंकि जो हमारी जिंदगी है ना, ये हमको हर वक्त ये मौके फराहम करती है कि हम दूसरों की ढाल बन सके, चाहे वो छोटी सी मदद ही क्यों ना हो। तो ऐसी ही मदद कोरोना दौर में बहुत सारे सामाजिक कारकुनान ने की है। ना सिर्फ सामाजिक कारकुनान बल्कि अपनी मदद आपका जरिया बनने वाले लोग ही, भले ही उनके पास कुछ पैसे नहीं हो, उन्होंने दूसरों की मदद की, चाहे वो खाने से लेकर हो, पीने की पानी के वजह कर हो या फिर शेड की जरूरत हो, तमाम चीजों का हाथ बढ़ाते हुए हमने लोगों को देखा। दूसरी तरफ जब हम बात कोरोना की करते हैं तो चीन का नाम आता है, क्योंकि वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। अब एक और डरावना सच, हकीकत जिसे हम कह सकते हैं, वो सामने आ रहा है कि चीन के कई ऐसे शहर हैं जहां पर फिर से तेजी से कोरोना का जो है केसेस, जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिंदुस्तान को भी इस जिम्न में अब डरने की जरूरत है, क्योंकि अब हमने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब हमें डरना नहीं है, लेकिन एसओपीज को फॉलो करते रहना है। कोरोना चीन, कहा यह जा रहा है कि चीन ने लाखों लोगों को बंद कर दिया है। कई शहर में लाखों लोग बंद कर दिए गए हैं। वजह है कि बहुत सारे कोरोना केसेस एक बार फिर से चीन में सामने आने लगे हैं। तो क्या ये एक बार फिर से उन तमाम चीजों की तरफ जाने का इशारा तो नहीं जो इससे पहले हम लोग भुगत चुके हैं, पूरी दुनिया भुगत चुकी है? तो किस हद तक हमें मोहतात रहने की जरूरत है? ये तमाम सवालों के जवाब हम समझने के लिए दो खास मेहमानों को मदऊ करते हैं। आज डॉक्टर साहब भी हमारे साथ होंगे ताकि इस पेशरफ्त को वो किस तरह से देखते हैं हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नरेश चावला, आप जिन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वेलकम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। निधि गुप्ता अब्रोल, सामाजिक कारकुन की बात मैं कर रही थी, मदद की बात कर रही थी। इसके पीछे के मकासद ये थे कि निधि गुप्ता अब्रोल साहिबा जो कि हैं सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कारकुन हैं, आपका शुक्रिया। आपका फ्रेम भी अभी परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं निधि साहिबा आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो मदद का हाथ आपने बढ़ाया होगा, ये सिर्फ कोरोना दौर में नहीं बढ़ाया होगा, इससे पहले से ही आप लोगों की ढाल बनकर सामने आती रही होंगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जज्बा आपको कब मिला कि आप इस फील्ड में जाएं? क्या आपने पढ़ाई भी इसी से रिलेटेड की, एमएसडब्ल्यू किया है, या फिर आपको नहीं लगा कि नहीं, इंसानियत की ढाल, इंसानियत के मशल को आगे बढ़ाना है और किसी के लिए ढाल बनना है, लिहाजा आपने ये समाजी फलाह बहबूद का काम शुरू किया? निधि। हाँ जी मैम, मैं बहुत देर से ये चीजें करती थी। मैंने पढ़ाई तो इसमें नहीं की है, बट ये बहुत देर से मैं ये सब चीजें कर रही थी। बट जैसे जैसे मैं करती जा रही थी तो उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ना शुरू हुए। तो जैसे ही जुड़ना शुरू हुए तो वैसे फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे फंड्स देना भी शुरू किए। फिर मुझे इसको लगा कि मुझे इस मिशन को थोड़ा सा और आगे लेके जाना है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोरोना की वेव्स आ चुकी हैं, तो मैंने अपने आप को बोल्डली
अपना घर बिना देखे, अपने बच्चे थे मेरे छोटे, उनको भी मतलब इतना नहीं देखा कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे आगे बढ़कर लोगों की सहायता करनी है। जिस टाइम सब मार्केट्स बंद रहती थी, लोगों को खाने की बहुत तंगी आ रही थी, तो मैंने उस टाइम बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा करने का प्रण लिया और मैंने बहुत अच्छे से इस चीजों को निभाया। और आज 3 साल हो गए हैं, हम रोज इस सेवा को कॉन्टिन्यूसली डे नाइट कर रहे हैं। हाँ, यानी आपने कोरोना के पहले से इसकी शुरुआत की। अगर ईयर इसकी शुरुआत की माने तो क्या था, कौन से ईयर से? हाँ मैम, मैं 2016 से ये सब चीजें कर रही थी। उससे पहले भी बहुत देर से कर रही थी, लेकिन बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे मैं करती रहती थी। लेकिन 2016-17 से थोड़ा सा मिशन और बड़ा हुआ, फिर कोरोना के टाइम इस मिशन को और बड़ा लेके गई मैं। तो फिर मेरे दिमाग में ये भी आ गया कि हम अपने जम्मू को भूख मुक्त क्यों ना करें। तो मैं उस प्रोजेक्ट के साथ बाहर आई हूँ कि मुझे अपने जम्मू कश्मीर को भूख मुक्त करना है, मुझे हंगर फ्री जम्मू कश्मीर करना है। और इसीलिए न्यूज़ 18 उर्दू के अबर पे जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे होंगे वो हंगर फ्री जम्मू के पीछे मकसद क्या है, इससे जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आपसे होने वाला था। हालांकि आपने इसकी कुछ जवाब दिए हैं, आपसे कई और तरह की बातें हम करेंगे। एक और खास मेहमान डॉक्टर नरेश चावला साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नरेश जी, क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी जैसा कि हिंदुस्तान में बहुत कम केसेस अब आ रहे हैं, लोग जो है अपनी दिनचर्या मामूलात जिंदगी की शुरुआत दोबारा बहुत पहले ही कर चुके हैं। अब लोगों की खुशियां चेहरे पर लौट रही हैं। तो दूसरा एक डर जो है वो एक बार फिर से सामने आया है। चाइना से पहले शुरू हुआ था, एक बार फिर से चाइना में बहुत सारे शहरों को बंद कर दिया गया, शहरियों को बंद कर दिया गया है और किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। वजह यह है कि वहां पर केसेस बहुत ज्यादा आए हैं। हिंदुस्तान के हवाले से आप क्या कहेंगे? सना, इसमें कोई सच नहीं है कि हम कोरोना की 3 लहरें देख चुके हैं। जो आखिरी लहर थी जो कि जनवरी में आई थी, वो काफ़ी कमज़ोर सी लहर थी और बहुत जल्दी से निपट भी गई। केसेस हैव कम बैक टू वेरी फ्यू केसेस इफ एट ऑल। और लोग बाग, पूरा प्रशासन ऑल अक्रॉस इंडिया, हर शहर में, हर स्टेट में सब कुछ खोला जा चुका है। सोशल लाइफ, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज, एवरीथिंग हैज़ बीन ओपन्ड। अब आप कहेंगे कि ये डर न केवल अब हमें आज पता चला है, आज से कुछ हफ्ते पहले एक IIT कानपुर के प्रोफेसर ने भी ऐसा ही कोई ऐलान किया था कि शायद जून में कोई वेव दोबारा आ सकती है। जहां तक आपने वास्ता दिया चाइना का, चाइना के शेंजोन शहर में तकरीबन 1.6 करोड़ लोग रहते हैं। वहां तकरीबन 350-400 केस पाए गए। लेकिन चूंकि आप जानती हैं कि चाइना में हर चीज की सख्ती जगह ज्यादा की जाती है, तो उन्होंने पूरा शहर लॉकडाउन कर दिया। लेकिन उसके एकदम बाहर हांगकांग में आज भी अच्छे खासे केस हो रहे हैं और इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। आप कहेंगे कि इसका हमारे देश पे क्या बियरिंग हो सकती है? तो देखिए, जो ये वायरस है कोरोना, हम पहले भी कहते आए हैं, ये बहुत ही तेजी से अपने आप को म्यूटेट करता है, बदलता है। जो चाइना में अभी भी वायरस चल रहा है वो ओमाइक्रॉन ही चल रहा है, जो कि हमारे देश में आज से 1.5-2 महीने पहले चल रहा था। तो आज भी मैं कहूंगा, जहां तक प्रशासन और सरकारों ने काम करना था अपना काम कर दिया। उन्होंने खोल दी इकॉनमी, पूरा सब कुछ खोल दिया। तो उससे कुछ फायदे तो जरूर होंगे, लेकिन हमारे देशवासी उससे एक कदम आगे वाले हैं। वो क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं कि पहले कुछ हुआ था और आगे कुछ हो सकता है। तो ये मेरे हिसाब से इस बिहेवियर को आपके चैनल के थ्रू आपके दर्शकों को मैं कहना पसंद करूंगा, काइंडली कोरोना इज नॉट एज एट ओवर। लोग कहेंगे डॉक्टर साहब कब तक ये चलता रहेगा? तो मैं कहता हूं, मैं पहले भी कहता आया हूं, आप जो इस शैली को, इस बिहेवियर को अपना लीजिएगा, कोई बुराई नहीं है। इससे आप प्रदूषण से बचेंगे, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा, हैंड वॉशिंग, ये अच्छी आदतें हैं। इसको हम अगर शिष्टाचार की अच्छी आदतें कहें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब हमें नहीं मालूम कि हाउ सीरियस इज द न्यू थ्रेट, बट ये बात सच है कि कुछ ना कुछ खतरा है। वो कितना आगे सामने आएगा ये तो आने वाले समय बताएगा। तो देशवासियों को मैं एक ही ऐलान करूंगा कि मेहरबानी करके आप अपना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर आज भी फॉलो कीजिएगा, जारी रखें। कोई दवाएं नहीं होती। अगर आपने छोड़ दिया है तो उसे फिर से अपनाएं, क्योंकि दूसरे मुल्कों से अभी आहट सुनाई देने लगी है और ये आहट अच्छी नहीं है, जिसको लेकर आपको कमर, कुर्सी की पेटी जो है बांधे रखनी है। छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, निधि साहिबा से भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर नरेश चावला साहब से भी बात करेंगे। चलती रहेगी जिंदगी में छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख
देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोरोना से पैदाशुदा जो हालात थे उससे हमने क्या सीखा और दोबारा जो तशवीश की लहर एक बार फिर से चीन में दिखाई दे रही है, तो उससे हिंदुस्तान को किस हद तक डरने की जरूरत है और सरकारों को इस हवाले से किस हद तक एडवाइजरीज को जो है बदलने की जरूरत है। साथ ही सोशल वर्कर निधि साहिबा हमारे साथ हैं, तो इंसानियत के नाम पर किस तरह लोगों की मदद की जा सकती है हम ये समझ रहे हैं, और एक समाजी जो सोशल वर्कर होता है उसके नजरिए से ये जिंदगी दुनिया किस तरह से होती है, इस तमाम पहलू पर हम बातचीत कर रहे हैं। निधि साहिबा, आपने कहा कि 2016 से आपने इसकी शुरुआत की थी। पहले छोटी बुनियाद पर आप लोगों की मदद करते थे, फिर आपने एक मिशन बना लिया। मेरा ये आपसे सवाल था कि आप ने कब ये जहन में सोचा कि आप, हो सकता है जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, मदद का जज्बा रखते हैं, उन्हें कोई वो मौका कोई हाथ से जाने नहीं देना चाहते। मुझे लगता है यही आपके साथ भी हुआ होगा। 2016 से भले आपने इसकी शुरुआत की होगी, आप घरों में, आप पड़ोसियों से जो ऐसे हैं जिनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, उनके साथ आप मदद का हाथ बढ़ाती रही होंगी। फिर उसके बाद आपने इस मिशन को आगे बढ़ाया, तो इसके साथ आप, इस मिशन के साथ कितने लोग हैं आपके साथ? मैम मेरे साथ काफी ज्यादा लोग हैं। मेरे साथ मोस्टली पूरा जम्मू है। इसमें मेरे को जम्मू की बहुत सपोर्ट है। जब मैंने ये मिशन स्टार्ट किया बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जम्मू वालों का कि जिन्होंने मुझे बढ़ चढ़कर आगे सपोर्ट किया, और वो कर भी रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग रोज डेली बेसिस पे अपनी सेवा करते रहते हैं कि हमारा कोई दिन इस सेवा के बिना नहीं रहना चाहिए। तो हम डेली आप क्या करते बाहर आए हैं कि हम हंगर फ्री जम्मू के तहत लोगों को खाना खिलाती हैं क्या? हाँ जी मैम, हम रोज लोगों को 300-400 बंदों का रोज खाना बनाते हैं, और कभी हम स्लम्स में, कभी हॉस्पिटल्स में, हम ऐसे करके रोज अपनी डेली बेसिस पे सेवा करते हैं। तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक से जगह दूसरी जगह खाना ले जाना और वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो टीम होगी आपकी? मेरे पास बहुत, हाँ जी मैम, मेरे पास पूरी वॉलंटियर टीम है और बहुत लोग हैं जो हमें बैक सपोर्ट भी करते हैं, डोनेट करते हैं। काफी लोग हैं हमारे साथ जम्मू से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या ये जो टीम सपोर्ट है वो विदाउट मनी आपको मिलती है या फिर आपको उन्हें हेल्प करना पड़ता है इसके लिए? मैम वो विदाउट मनी है। अभी वी आर नॉट पेइंग एनीवन बिकॉज हम लोगों को इतना डोनेशंस नहीं आता है। काफी चीजें तो मुझे अपनी पॉकेट से भी करनी पड़ती हैं, जिसकी परवाह मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे, अगर मैं सेवा के लिए बाहर निकली हूँ तो मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि वो मुझे बस देते जाएं और मैं आगे बढ़ती जाऊँ इस चीजों में। तो मैं परवाह नहीं करती हूँ कि मुझे अपनी जेब से भी लगाने हैं, तो मैं हमेशा सेवा के लिए आगे रहती हूँ। जी, तो प्रॉपर आपने मिशन ये कब से शुरू किया? मतलब लॉकडाउन से ही आपने मिशन शुरू किया कि माइग्रेंट्स को आप खाना खिलाएंगे, शायद, अगर मैं सही हूं तो? हाँ मैम, मेरे को 3 साल हो गए हैं कि जब मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इस मिशन को बड़ा कर लिया और मैंने सोचा कि मैं इस मिशन को क्यों ना अपने जम्मू को भूख मुक्त किया जाए और अपने जम्मू को हंगर फ्री किया जाए, क्योंकि ये चीजें बहुत देर से चली आ रही हैं कि हम अपने देश को अभी तक भूख मुक्त नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग हैं जो रात का खाना खाए बिना सो जाते हैं। तो मुझे बस यही चीजें दिखी, बहुत ज्यादा दिखी, तो मुझे लगा क्यों ना पहले हम अपने जम्मू से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। ठीक है। नरेश चावला जी, जैसा कि चाइना की मैं बात कर रही थी, चाइना में कई शहरों को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। लाखों शहरी जो हैं वो कैदी बनकर अभी रह रहे हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो इस इनिशिएटिव को चाइना के आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर दूसरे शहरों का वो रुख करेंगे तो जाहिर सी बात है संक्रमण जो है और बढ़ेगा। देखिए, चाइना में हमेशा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। तो अभी तक जो मेरी जानकारी है वो शेंजन नाम का एक शहर है जिसमें 1.6 करोड़ लोग रहते हैं। अभी तक सिर्फ एक ही शहर बंद किया गया है। तो अभी कुछ और किए गए हैं तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो हमेशा सोशल ट्रांसमिशन को बहुत जल्दी रोकते हैं। जैसे अगर सपोजिंगली हमारे यहाँ भी कभी होता है तो हम ना इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर सिटी ट्रेवल रोकते नहीं है। वो तो हम उससे क्या होता है फैलता, आपने देखा होगा तीनों वेव्स में हुआ है हमारे साथ। ये तीनों वेव्स में कभी भी सिर्फ फर्स्ट वेव में जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है फिर ये इंटरस्टेट पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो मेरे विचार में ये कोई बुरी चीज नहीं है। बिकॉज अगर चीज को, बुराई को छोटे में कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा है। जहां तक लॉकडाउन इज ए लॉकडाउन, इसको कैद कहा जाए या ना कहा जाए, इट इज ए लॉकडाउन बिकॉज यू कैन नॉट ट्रेवल आउटसाइड, यू हैव टू स्टे इनडोर्स। लेकिन हम सबको याद है कि वुहान में भी ऐसा हुआ था, बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्प्रेड हुआ था पूरी दुनिया में।
में Yes, ये वायरस इसमें- फैल गया था, इसमें तो कोई- अभी फिर से इसमें उन्होंने कोई यही शक नहीं। स्ट्रैटेजी अपनाई है, लेकिन फिर भी You see, खतरे that की is a- घंटी तो है। लॉकडाउन इज द ओनली मोस्ट इफेक्टिव मेजर। अगर देखा जाए तो लॉकडाउन को एक बहुत ही इफेक्टिव मीन्स माना जाता है। उससे चीज को वहीं का भी बंद कर दिया। आपको याद होगा कि हमारे देश में मार्च अप्रैल में जब पहला लॉकडाउन 2020 में लगा था तो तब हमने भी ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी। हमारा लॉकडाउन बहुत ही सख्त था। इसको मैं हमेशा मिलिट्री टाइप ऑफ लॉकडाउन कहता हूँ। दूसरी बारी में जो लॉकडाउन लगा था वो इतना इफेक्टिव नहीं था। उसके बावजूद भी बीमारी फैलती चली गई थी। तो पहला लॉकडाउन हमारा था जिसको हम सख्ती वाला लॉकडाउन कहेंगे। तो आई थिंक चाइना की ये स्ट्रेटेजी शायद गलत नहीं है। ये बहुत ठीक है कि इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए वहीं का वहीं रुक जाए, दूसरे शहरों में ना फैले। आई थिंक इज ए वेरी वेरी इफेक्टिव मीन्स। तो अब देखने की बात है कि जो कि ये जो डर है ये हमारे देश में जून के आसपास आंका जा रहा है। अभी कितनी सच्चाई होने वाली है तो मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ ये बातचीत ही रह जाए, कुछ ऐसा ना हो। उसके लिए हम सब देशवासियों को अभी से फॉलो करना, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। अब जो होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला समय बता पाएगा। बिल्कुल, एक बार फिर से रुख कर लेते सोशल वर्कर निधि गुप्ता साहिबा का, जो हमारे साथ जुड़ी हुई, ये लोगों की मदद करती हैं और एक मुहिम, इन्होंने एक मिशन शुरू की है जिसका नाम है हंगर फ्री जम्मू। इसके तहत लोगों को खाना खिलाती हैं। 200 से 300 लोग होते हैं जिन्हें इनकी टीम की तरफ से खाना खिलाया जाता है। मैंने कॉज समझना चाहा था निधि साहिबा कि आपको कौन सी ऐसी चीज थी जिसने इस मदद की तरफ आगे पुश किया, वो पहला थॉट आप मुझे बताइएगा। मैम वो थॉट यही था कि जब मैंने देखा लॉकडाउन के दौरान मतलब बहुत ज्यादा लोगों को खाने में बहुत तंगी हो रही है। लोग ऐसे लोग भी देखे जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग भी थे, उन्होंने भी काफी प्रॉब्लम्स फेस की। मतलब कई बार तो मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई कि मैम हम आपसे बहुत चोरी में सामान लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि हम सबके सामने खाना लेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो बहुत चीजें ऐसी थी जो मतलब मुझे बढ़ चढ़कर आगे आने के लिए उन्होंने बहुत मतलब मुझे फील हुआ कि यार मतलब खाना तो बहुत एक बेसिक चीज है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप अपना समय तो वैसे भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर दिन में हम एक टाइम भी पेट भर खाना खा ले तो शायद हम अपना जीवन अच्छे से निकाल पाएंगे। लेकिन यही चीजें कुछ थी छोटी छोटी। जब बहुत लोग सड़कों पर आ गए, बहुत लोगों को हॉस्पिटल्स में बहुत तंगी हुई, जब लोग अपने कोरोना से जूझ रहे थे तो काफी लोगों को इतनी मुश्किल हुई कि लोगों पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने भी काफी प्रॉब्लम। और ऐसे वक्त में आपको डर नहीं लगा क्या, क्योंकि सभी लोग घर में बंद हो रहे थे, कोरोना का भी डर लग रहा था, और ऐसे वक्त में बाहर निकलना बड़ा बहादुरी का काम था, और अपने आप को, और आपकी फैमिली भी है जैसा कि आपने जिक्र किया, तो आप कैसे मैनेज करती थी? क्या डर नहीं लगा कि बाहर जाएंगी तो आपको भी कोरोना हो जाएगा? लेकिन आपने लोगों की मदद की तरफ कदम बढ़ाया, कैसे? नहीं, मुझे उस टाइम तो बिल्कुल डर नहीं लगा। और मैं खुद कुक करती थी, हमारे साथ वॉलंटरी टीम थी। हम कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 से 4 हजार लोगों का रोज खाना खुद बनाते थे। और हमने एक मिशन सेट किया था कि हम रोज शाम को 5 बजे जम्मू के बहुत बड़े हॉस्पिटल जीएमसी में खाना लेके जाते। तो मुझे कभी डर ही नहीं लगा। लेकिन घर वालों को बहुत डर लगता था कि तुम लोग निकल जाते हो, बच्चे भी हैं, तो तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा? तो मैंने उनको यही बोला था कि आप मुझे बस रोकिए मत, मुझे डर नहीं लगता। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें घर के लोगों का खाना बनाना ये हैक्टिक लगता है, और आप जो है 200-300 लोगों का खाना या 2 से 3 हजार लोगों का खाना बनाती थी, तो हैक्टिक नहीं लगता? कैसे कर पाती हैं आप? मैम उस टाइम तो बिल्कुल हेक्टिक नहीं लगा। ये कुछ ईश्वर की कृपा थी जो हमसे वो करवाना चाहते थे। तो हमने बहुत खुशी से ये टाइम निकाला, और हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें कुछ होगा। हम सिर्फ भगवान का नाम लेते थे, खाना बनाते थे और लेके चले जाते थे। पहले तो हमने अपनी गाड़ी से लेना शुरू किया। जब हम अपनी गाड़ी में सामान, वो इतने बर्तन उठा के गाड़ी में बहुत मुश्किल हो गया लेना, फिर हमने अपना एक ऑटो भी हायर किया जिसमें हम लेके जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती थी, बहुत अच्छा भी लगता था कि देखो हम किसी के काम आ पा रहे हैं। वो टाइम अगर हम वेस्ट कर देते, वो दुआओं का वक्त था, इसे कहा जा सकता है। क्योंकि डॉक्टर नरेश चावला जैसे डॉक्टर्स ने लोगों की उस वक्त में मदद की थी, ऐसे सोशल वर्कर थे जो बिना किसी भेदभाव के, हंगर हैज नो रिलीजन, जैसा कि हम जानते हैं, भूख का कोई मजहब नहीं होता, इन तमाम चीजों में ये लोग आगे बढ़ चढ़ कर आए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम, जात पात, धर्म, मजहब, इन तमाम चीजों की जो लड़ाई है वो भूख पर आकर खत्म हो जाती है। डॉक्टर नरेश चावला।
यस यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि निधि गुप्ता अब्रॉड कह रही हैं, इवन मुझे अच्छी तरह याद है कि जो फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम आपको पता होगा कि एकदम सब कुछ बंद हो गया था। तो आई रिमेंबर इवन इन दिल्ली ऑल्सो, मुझे याद है कि हजारों जगहों पे, एक जगह पे नहीं हजारों जगहों पे ऑल अक्रॉस दिल्ली एनजीओज आगे आई थी और उन्होंने खाना एक दिन नहीं कम से कम 2-3 महीने काम चलता रहा था। और जहाँ तक आपने डॉक्टरी की बात की, इस ये मजहब का डिफेंस तो इट इज मोर ऑफ ए पॉलिटिशियंस गेम। हाँ, आम आदमी जो एक रहनुमा, एक आम, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो आम इंसान है, चाहे एनजीओ का मेंबर है या कुछ भी है, वो हमेशा निष्काम होकर काम करेगा, तभी दुनिया चलेगी। ये दुनिया शर्सना अच्छे लोगों की वजह से चलती है। अगर जो मजहब वगैरह के नाम पे फर्क डालेंगे, वो कभी भी बेहतर काम नहीं कर सकते। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इन होल ऑफ लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 मेरा क्लिनिक फुल टाइम जो खुलता है दिन में 10-12 घंटे के लिए, हमने लगातार मरीज देखे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हजारों डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक बंद कर दिए थे या वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते थे। बट मैं अपने आप को भी जानता हूँ और मैं काफी और दूसरे भी डॉक्टर्स क्लिनिक्स को जानता हूं जिन्होंने बकायदा पेशेंट्स को एग्जामिन भी किया और देखा। जहां तक बात है डरना, डर के आगे जीत है सना जी, डर के आगे जीत है। अगर हम इस डर से डरते रहेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपनी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे डॉक्टर के लिए कहा नहीं गया कि वो जमीन के खुदा हैं, ऐसे ही नहीं कहा गया। और आप तमाम वॉरियर्स को बहुत सलाम, एक बार फिर से सलाम, क्योंकि सभी ने अपने जान पर खेल कर लोगों की मदद की थी। वो ऐसा दौर हमने गुजारा, शायद आने वाली पीढ़ियां उस दर्द को, उस तमाम तस्वीरों को समझ ना पाए, लेकिन जो तस्वीरें हैं उससे कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर सकेंगे। निधि साहिबा, मैं आपके पास आऊंगी। अब आप उस वक्त लोगों की मदद से आप खाना बनाती थी, अभी 200-300 लोगों के लिए रोजाना आप खाना बनाती हैं, तो क्या आप खुद बनाती हैं या फिर आपकी टीम बनाती है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या अमल रहता है? आप दूसरे हर जगह नए नए मकाम को चूज करती हैं? मैम, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो मैं हमेशा खुद जाती हूँ। मतलब वो मैं खुद ही सर्व करती हूँ सोसाइटी को, और मेरे साथ बहुत सारी वॉलंटरी टीम होती है। जैसे कुछ लोग जम्मू के हमारे साथ जुड़े हैं, जब वो डोनेट करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उनको भी आगे लाएं और उनको भी बताएं, क्योंकि बैक सपोर्ट तो सब कर देते हैं, लेकिन सोसाइटी में आगे आना और बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करना, इसमें तो मैम कुछ और ही मजा है। जब तक वो चीज आप फील नहीं करोगे तो आपको कभी जिंदगी में पता ही नहीं चलेगा कि आगे आकर सोसाइटी में हेल्प करने से तो इंसान कुछ और ही बन जाता है। हाँ, फिर वो जब आप जाते हैं ना लोगों के बीच, तब आपको पता चलता है कि दुनिया ऐसी है, हमें जो इनायत मिली है, हमें जो चीजें मिली हैं वो बहुत हैं हमारे लिए। फिर आप जो शिकायतें जो करते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, वो शिकायतें सारी बंद हो जाती हैं। हो सकता है निधि साहिबा आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा जब आप लोगों से मिलते हो तो। हाँ मैम, शिकायतें तो देखो मैम, इंसान का बहुत बड़ा दिल चाहिए इन सब चीजों को करने के लिए। हाँ। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सोसाइटी को सर्व नहीं कर सकते। अगर आप एक अच्छी सोच के साथ और एक अच्छे मन के साथ बाहर आ रहे हैं तो भगवान आपके रास्ते खुद बना देते हैं। मुझे नहीं पता चलता कि मेरा कौन सा काम कैसे हो जाता है, लेकिन ईश्वर की कुछ कृपा है। अच्छा, ये बताइए कि कैसे मैनेज करती हैं आप पर्सनल लाइफ, सोशल वर्क, कैसे मैनेज करती हैं दोनों को? मैम, हो जाता है। बस इसमें भी आप यही सोचो कि ईश्वर की कुछ कृपा है, जो सब कुछ हो जाता है। क्योंकि जब मैंने आपको वही कहा ना, जब आप अच्छी सोच के साथ बाहर आते हो, आप अच्छी चीजों के साथ बाहर आते हो, तो भगवान आपके रास्ते खुद बना देते हैं। बिल्कुल, और आपको हिम्मत जो है वो ऊपर से मिलती है, आपको हिम्मत जो है ऊपर वाला फराहम करता है, इसे कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निधि साहिबा, बहुत शुक्रिया नरेश चावला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों को एक बार फिर से बताने के लिए कि जो आदतें आपने छोड़ दी हैं उसे दोबारा आप फॉलो करें, अपनी जिंदगी में उसे शामिल करें, उस पर अमलावरी करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलती रहेगी जिंदगी में, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।